हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई टी पॉइंट। हम सब रेंज पे क्वेश्चंस कर रहे थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन। इसमें आपको दे रखा है फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन y इक्वल टू 1 बाय एक्स माइनस वन। ठीक है, अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, रेंज हम या तो आप ग्राफ से रिक्वाइंड कर सकते हैं या फिर हर क्वेश्चन में आप ग्राफ बनाएं, पॉसिबल नहीं है। हर क्वेश्चन का ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है, और जिनका आप बना भी लें अगर, तो टाइम ज्यादा लगेगा, इट विल बी टाइम टेकिंग। तो रेंज निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि x को आप y के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लें। फिर x की वो वैल्यूज जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड होगा, x को जब आप y के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, उसके बाद आप x की वो सारी वैल्यूज फाइंड कर लीजिए जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड होगा। क्योंकि x y के टर्म्स में है तो सिर्फ उसके करस्पॉन्डिंग y की आपको वैल्यूज मिल जाएगी, और y सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y, इसी को हम क्या कहते हैं? रेंज, जिनके लिए x डिफाइंड। ओके, देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में अगर मैं रेसिप्रोकल कर देता हूं तो क्या आ जाएगा आपके पास? 1 बाय वाई एक्स माइनस वन के इक्वल आ जाएगा। इसके आ जाएगा आपका 1 बाय वाई प्लस वन, इधर से वाई वाई प्लस वन। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? आप लिखेंगे फॉर एक्स टू बी डिफाइंड, फॉर एक्स टू बी डिफाइंड। क्योंकि देखिए, ये जो एक्सप्रेशन आया आपका, इसमें डिनोमिनेटर में y इन्वॉल्व है। अगर y जीरो हो जाए तो x आपका डिफाइन नहीं होगा। फॉर x टू बी डिफाइंड, y शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। y इक्वल टू जीरो को छोड़ के आप y की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, उसके करस्पॉन्डिंग आपको x की एक ना एक रियल वैल्यू जरूर मिल जाएगी। ओके, इस फंक्शन का रेंज क्या आ जाएगा आपके पास? द रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी ऑल रियल नंबर्स माइनस दिस जीरो। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको इस फंक्शन का रेंज निकालना है। y इक्वल टू, सेपरेटली लिख लेता हूं मैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन, यही फंक्शन था। ये सेम था। देखिए देखिए, हमें इसका रेंज निकालना है इस फंक्शन का। देखिए, स्मॉलर क्लासेस में आपने आ, एक टर्म पढ़ा होगा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। देखिए, सपोज a बाई बी अगर आपका c बाई डी के इक्वल होता है, ठीक है, या पर्टिकुलर लेते हैं। देखिए, तो मैं लिख सकता हूं a प्लस बी बाय ए माइनस बी, ये किसके इक्वल होगा? c प्लस डी बाय सी माइनस डी। ठीक है, ये जो प्रोसेस, ये जो ऊपर है न्यूमरेटर में, इसको हम कहते हैं कंपोनेंडो, और नीचे जो हमने सब्ट्रैक्ट किया, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, इसको कहते हैं डिविडेंडो। ओके, और दोनों को कंबाइंड अगर मैं कर लूं तो इसको कहते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंड, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ओके, इसमें अप्लाई करते हैं। देखिए, इसमें डिनोमिनेटर क्या है? वन, तो ये हो जाएगा y प्लस वन बाय वाई माइनस वन इक्वल टू, अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसको मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। यहाँ से आप डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, माइनस वन एंड वन कैंसिल हो जाएगा। देखिए क्या आएगा? इट कैन बी रिटन एज टू एक्स स्क्वायर बाय माइनस टू। यहाँ पे क्या आ जाएगा? वाई प्लस वन बाय वाई माइनस वन। टू भी काट दीजिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास, माइनस साइन से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देन यू विल गेट वाई प्लस वन बाय वन माइनस वन। ठीक है, ये जो फंक्शन है, स्क्वायर के बारे में आपको पता है ऑलरेडी। जब भी एक्स आपका रियल होता है, देन दिस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। इसका ग्राफ कैसा होता है? एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का ग्राफ होगा ऐसा। ओके, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। तो ये जो फंक्शन है आपका, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जब आपका एक्स रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है? वाई प्लस वन बाय वन माइनस वाई के। तो क्या मैं कह सकता हूं
एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर y प्लस 1/1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, और ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन हमने वेवी कर्व में बहुत सारे करे थे। देखिए, तो इसमें बिफोर कंटिन्यूइंग सबसे पहले देखिए, इसमें वेरिएबल क्या है, न्यूमरेटर में y है, डिनोमिनेटर में भी y है। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि जो भी आपके पास वेरिएबल है उसका जो कोफिशिएंट है पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए, इस केस में आप देख सकते हैं यहाँ पे कोफिशिएंट इसका नेगेटिव है, तो माइनस साइन से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड, नीचे आ जाएगा y माइनस वन, इनइक्वालिटी विल चेंज। ठीक है, तो हमें y की वो वैल्यूज फाइंड करनी है जिसके लिए ये एक्सप्रेशन लेस देन इक्वल टू 0 हो। इसके इसके रूट्स क्या होंगे, देखिए वीवी कर्व में हमने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करे थे। y प्लस वन को अगर मैं जीरो करता हूं तो y की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस वन। y माइनस वन को अगर मैं जीरो करता हूं तो y क्या आ रहा है, प्लस वन के इक्वल। ओके, और हमें y की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए ये एक्सप्रेशन नेगेटिव हो या इक्वल टू 0 हो। और एक और चीज, यहाँ पे y माइनस वन ये डिनोमिनेटर में है, तो y कांट बी इक्वल टू वन। y इक्वल टू वन पे एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। अगर ये सॉल्यूशन का पार्ट बना तो इसको आप एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है, तो देखिए आप देख सकते हैं दोनों एक्सप्रेशन में पावर क्या है, ऑड पावर है, तो हर पॉइंट पे साइन चेंज होगा। देखिए, राइट मोस्ट साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, वन के करस्पॉन्डिंग जो फैक्टर है y माइनस वन, इसकी पावर क्या है, ऑड। इधर भी साइन चेंज होगा, माइनस वन के करस्पॉन्डिंग फैक्टर है ये, इसकी पावर क्या है, और यहाँ भी साइन चेंज होगा। तो ये एक्सप्रेशन कहाँ नेगेटिव होगा, ये एक्सप्रेशन माइनस वन और वन के बीच में नेगेटिव हो रहा है, और आउटसाइड द रूट्स पॉजिटिव होगा। जब भी आपका y वन से बड़ा होगा तब पॉजिटिव होगा, y वन से छोटा होगा तब पॉजिटिव होगा। हमें क्या चाहिए, वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच दिस एक्सप्रेशन इज नेगेटिव और इक्वल टू 0। यहां से क्या आ जाएगा, मैं लिखूंगा जब भी आपका y माइनस वन और वन से बिलोंग करेगा, इंक्लूडिंग माइनस वन एंड एक्सक्लूडिंग वन। वन को मैंने एक्सक्लूड क्यों किया, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, और डिनोमिनेटर में जब y इक्वल टू वन हो जाएगा तो ये एक्सप्रेशन डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो वन पे आप कर लेंगे ओपन इंटरवल, तो यही इस फंक्शन की रेंज हो जाएगी। द रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी फ्रॉम माइनस वन टू वन, वन पे ओपन एंड माइनस वन पे क्लोज्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स डू सम मोर क्वेश्चंस ऑन रेंज। इसमें आपको दे रखा है फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन y इक्वल टू टू साइन एक्स प्लस वन। देखिए, ये जो फंक्शन है इसको हम दो तीन तरीके से कर सकते हैं। देखिए, आपको पता है साइन एक्स जो फंक्शन है इसकी रेंज क्या होती है, माइनस वन से वन के बीच में। ठीक है, और यहाँ पे फंक्शन में क्या है आपका, टू साइन एक्स। अगर मैं टू से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या आएगा, टू साइन एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा, माइनस टू से टू तक। फंक्शन में क्या है, वन एडेड है, यहाँ भी वन ऐड कर लीजिए, तो टू साइन एक्स प्लस वन, यही आपका क्या था, फंक्शन था। इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ वाई। ये कहां से कहां तक वेरी करेगा, माइनस वन से थ्री। तो इस फंक्शन की रेंज क्या होगी, माइनस वन टू थ्री बोथ इंक्लूडिंग। ठीक है, या तो आप ऐसे कर लीजिए, या डायरेक्टली भी कर सकते थे। आपको पता है साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वन, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस वन। अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली, आप एक दो स्टेप इसमें दो तीन स्टेप लिखने पड़ रहे हैं, ये भी नहीं चाहते तो डायरेक्टली आप अगर वैल्यू रखते हैं, अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, प्लस वन। अगर मैं प्लस वन रखता हूं तो इस फंक्शन की भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, टू इंटू वन प्लस वन थ्री। और साइन एक्स की जब मिनिमम वैल्यू रखता हूं मैं, दैट इज माइनस वन, इस फंक्शन की भी मिनिमम वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है, माइनस वन। तो यही दोनों वैल्यूज आपका रेंज फॉर्म करेंगी, माइनस वन टू थ्री, ये क्लोज इंटरवल। सिंपल, या तो आप ऐसे ही कर लीजिए। ये क्वेश्चन अगर आया एग्जाम में तो आप रोली कर सकते हैं। सिंपली आपको साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू रख दीजिए, साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू रख दीजिए, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इससे ही बिल्कुल थोड़ा सा सिमिलर क्वेश्चन है डी। डी पार्ट में जो क्वेश्चन दे रखा है, एक्सप्रेशन दे रखा है, इसका रेंज निकालते हैं। देखिए, इसमें आपका फंक्शन है y इक्वल टू थ्री बाय टू माइनस साइन एक्स, यही फंक्शन था, एक बार देख लेते हैं। और थ्री बाय थ्री माइनस टू साइन एक्स, सॉरी, थ्री बाय थ्री माइनस टू साइन एक्स, ये आपके पास फंक्शन है। इसमें भी आप, जैसा कि मैंने आपको बोला, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, वन।
साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1। मैक्सिमम वैल्यू +1। साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू होती है -1। अगर मैं यहाँ पे +1 रखता हूँ डायरेक्टली, फंक्शन की वैल्यू क्या आई आपके पास? 3/3 माइनस 2 इंटू 1। कितना आया? 3। y = 3 आ गया। अगर मैं साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू रखता हूँ वहां पे 3/3 माइनस 2 इंटू -1, इस केस में आपको फंक्शन की वैल्यू क्या आई आपके पास? 3 + 2, 3/5। ओके, तो ये जो 3/5 आया, ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 3 के इक्वल। तो यही रेंज हो जाएगा आपका। रेंज ऑफ द फंक्शन विल बी इक्वल टू 3/5 से 3 तक, दोनों पे क्लोज इंटरवल। ठीक है, ये तो मैंने डायरेक्टली कर दिया, वैल्यूज रख के, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू रख के। अगर आप फंक्शन फॉर्म करके करें तब भी यही आंसर आएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूं, मैच करेगा आंसर। देखिए, आपका फंक्शन था y = 3 माइनस 2 साइन एक्स, यही था। अब देखिए, आपको जैसा कि पता है, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1, साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू -1। अब 2 साइन एक्स इसमें दे रखा है, 2 साइन एक्स देख लेते हैं। 2 साइन एक्स इसके इक्वल होगा 2 साइन एक्स -2 और 2 के बीच में होगा। यहाँ पे माइनस साइन लगा रखा है, तो माइनस से अगर आप मल्टीप्लाई करो तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपकी सेम है। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज रहेगा। और फर्दर क्या दे रखा है आपको? फर्दर आपको ये जो -2 साइन एक्स है, इसमें 3 एडेड है, इसमें 3 ऐड कर लीजिए एक्सप्रेशन में। अगर मैं इसमें 3 ऐड करता हूँ, -2 साइन एक्स +3, तो मुझे यहाँ भी 3 ऐड करना पड़ेगा, यहाँ भी 3 ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए, 3 - 2 1, 3 - 2 साइन एक्स किसके बीच में लाई कर रहा है? 1 और 5 के बीच में। ठीक है, और ये फंक्शन है 3/दिस है, पहले इसको रेसिप्रोकल करते हैं। अगर मैं इस फंक्शन को रेसिप्रोकल करता हूं, इस फंक्शन का रेसिप्रोकल करने पे भी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। देखिए, यहाँ क्या है? 5, तो 5 यहाँ आ जाएगा, 1/5 हो जाएगा। ये जो 1 है ये इधर आ जाएगा, 1/1। ओके, अब यहाँ पे फंक्शन जो है हमारा एक्चुअल में 3/3 माइनस 2 साइन एक्स है, तो ऊपर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं थ्रू आउट, तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 3, यहाँ पे 3/5। आप देख सकते हैं, यही आपका y था, फंक्शन था। तो इसकी रेंज कहाँ से आ गई? 3/5 से 3 के बीच में, जैसा कि हमने डायरेक्टली करा था वैल्यूज पुट करके, 3/5 to 3। इस केस में भी आप देख सकते हैं फंक्शन की रेंज क्या आई? 3/5 से 3 के बीच में। ठीक है, अगर एग्जाम में आए ये क्वेश्चन तो ऐसे मत करिएगा, डायरेक्टली आप साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू रखिए, साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू रखिए, आपको रेंज आ जाएगी जो भी है रेंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ई पार्ट में ये जो फंक्शन है आपका, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, ये जो फंक्शन है ये देखते हैं, 2 - 2/3 माइनस 2 इंटू ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, अच्छा, सम बेसिक फंक्शंस में हमने फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ अलग से किया था। देखिए, तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 0 और 1 के बीच में ही रहता है, और 1 के इक्वल नहीं होता, कभी भी 1 से छोटा ही होता है। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या ले सकता है ये फंक्शन? 0। अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की मिनिमम वैल्यू रखता हूं इसमें, तो हमारा आंसर क्या आएगा? y किसके इक्वल है? 1 के इक्वल। अगर ये इसको मैं 1 के इक्वल रखता हूं, अच्छा वैसे 1 के इक्वल तो नहीं होगा, मान लेता हूं मैं 1 के क्लोज है, ओपन इंटरवल ले लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी। अगर मैं इसको 1 के इक्वल रखूं, 1 के क्लोज मान लेता हूं, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, लेकिन जो आपकी y जो आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो y आएगा, उसको मैं इंक्लूड नहीं करूंगा, उसको ओपन इंटरवल में शो कर दूंगा। ठीक है, तो यही फंक्शन की रेंज हो जाएगी। 3/3 - 2 करें आप तो
1। ठीक है, इस फंक्शन की रेंज क्या होगी, मैं क्या बोलूंगा, क्लोज इंटरवल 1 से 3। 3 पे ओपन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो है 1 पे ओपन इंटरवल था, तो इसके करस्पॉन्डिंग 1 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आई, इसको भी हम ओपन इंटरवल में शो करेंगे। ओके, तो यही इस फंक्शन की रेंज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो एफ वाला क्वेश्चन है शायद रिपीटेड है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हमको इस फंक्शन का रेंज निकालना है। देखिए, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन कैसा है, y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब देखिए, जैसा कि आपने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन का आपको पता है, एक्स स्क्वायर फंक्शन जो है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ये आपको पता है। ग्राफ से भी आप देख सकते हैं। देखिए, इसका ग्राफ ऐसा होगा, एक्स स्क्वायर का, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होगा। ये आपका एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0, मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनिटी। ये आप कह सकते हैं ये फंक्शन मिनिमम 0 वैल्यू लेगा, 0 से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, और जो जिस फंक्शन का आपको रेंज निकालना है उसमें एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, दोनों साइड अगर मैं 4 ऐड कर देता हूं तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, जो ओरिजिनल फंक्शन है आपका, उसमें आपको अंडर रूट दे रखा है। देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के दोनों पॉजिटिव है। अगर मैं यहाँ पे रूट ले लेता हूँ तो इधर भी रूट लूंगा, तो क्या आ जाएगा, ये आपका फंक्शन बन गया y ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, यही आपकी रेंज हो जाएगी फंक्शन की, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, या आप कह सकते हैं 2 टू इंफिनिटी क्लोज्ड इंटरवल एट दिस पॉइंट 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो फंक्शन है जिसका हमें रेंज निकालना है, अलग से लिख लेता हूं मैं। देखिए, y इक्वल टू, सॉरी, ये फंक्शन था आपके पास y इक्वल टू रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है। ठीक है, देखिए, इस फंक्शन का अगर मुझे रेंज निकालना है, क्या आप बता सकते हैं ये कौन सा फंक्शन होगा। इसका ग्राफ हम कर चुके हैं। देखिए, अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया। ये किसका, ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, सर्कल को। इट रिप्रेजेंट्स अ सर्कल विथ सेंटर 0 0 एंड रेडियस 2 यूनिट्स। ओके, और क्योंकि यहाँ पे ये 0.02, ये 0.0 माइनस 2, क्योंकि यहाँ पे y जो है आपका रूट के अंदर, y किसके इक्वल है, रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स अ सेमी सर्कल। ओके, ये जो इक्वेशन है आपके पास, दिस रिप्रेजेंट्स अ सेमी सर्कल। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव वाला पोर्शन है इसको मैं काउंट नहीं करूंगा। ये जो आपको फंक्शन दे रखा है इसका ग्राफ ये हो जाएगा। जब भी आपको ग्राफ पता है, मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया था, जब भी आपको किसी भी फंक्शन का ग्राफ पता है, इसको अगर मैं प्लॉट करता हूं तो ऐसा बनेगा। ठीक है, ये पॉइंट आ गया आपका 2,0 एंड दिस इज योर -2, जब भी आपको किसी भी फंक्शन का ग्राफ पता लग जाए, एक्स एक्सिस पे जो मिनिमम वैल्यू होगी और मैक्सिमम वैल्यू होगी, इन दोनों को अगर मैं इंटरवल के फॉर्म में लिख लेता हूं तो वही फंक्शन का क्या हो जाता है, डोमेन। तो इस केस में अगर मैं डोमेन की बात करूं, वैसे तो हमें रेंज निकालना है, डोमेन भी आप देख सकते हैं। डोमेन क्या आ जाएगा, -2 से, ठीक। रेंज क्या होगी फंक्शन की, मिनिमम वैल्यू फंक्शन क्या ले रहा है, 0, मैक्सिमम वैल्यू 2, तो रेंज क्या हो जाएगी इस फंक्शन की, रेंज विल बी 0 से बोथ क्लोज्ड। ओके, ऐसा कोई भी आपको फंक्शन आए, आप आई थिंक ओरली कर सकते हैं, मेंटली सेमी सर्कल बनेगा। देखिए, एक और देता हूं मैं ऐसा एक एग्जांपल आपको। देखिए, मान लीजिए आपको ये दिया है y इक्वल टू रूट ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका अगर रेंज पूछा जाए तो रेंज क्या आ जाएगा, सेमी सर्कल बनेगा। देखिए, ऐसा बनेगा सेमी सर्कल विथ रेडियस 2, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0,3, तो रेंज इस केस में क्या आ जाएगी, 0 से 3। आई थिंक अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ओरली कर सकते हैं। ठीक है, डोमेन क्या हो जाएगा इस केस में, -3 से 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये तो हमने ग्राफिकली करा, आप वैसे भी कर सकते थे, x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करके भी आप कर सकते थे। देखिए,
अगर वैसे आप करना चाहें तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 - x² हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को इधर ले आइए, इसके इक्वल होगा 9 - y² के। अब आपको पता है एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होता है, अगर एक्स रियल है तो एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, 9 - y² के इक्वल है। तो यहाँ पे लिख सकता हूं मैं 9 - y² भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से क्या करेंगे, वाई स्क्वायर को उधर ले जाइए, y² -9 लेस देन इक्वल टू 0। इसको अगर मैं फैक्टराइज करता हूं तो y-3 इंटू y+3 लेस देन इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन y। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नेगेटिव कहाँ होता है, बिटवीन द रूट्स। तो y यहाँ से क्या आ जाएगा, जब भी आपका y -3 और 3 के बीच में होगा तभी एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा या 0 के इक्वल होगा। लेकिन आपको y जो दे रखा है आपको √9 - x² है, तो y यहाँ से नेगेटिव नहीं हो सकता। तो y क्या आ जाएगा आपका, 0 से 3 क्लोज इंटरवल। दिस इज योर रेंज। ओके, आप ऐसे करते तब भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही रहेगा। लेकिन अगर एग्जाम में आए तो ऐसे कर सकते हैं आप, सेमी सर्कल एज्यूम करके माइंड में कर सकते हैं विदाउट पेन एंड पेपर, आपका आंसर एकदम एक्यूरेट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमको y इक्वल टू √x का रेंज निकालना है। अब देखिए, जैसा कि आपको पता है रूट के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन होता है हमेशा हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। तो इस केस में x की जो मिनिमम वैल्यू होगी क्या होगी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। x जो मिनिमम वैल्यू ले सकता है दैट इज 0। x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इक्वल टू 0। और जैसे जैसे आप x को इंक्रीज करेंगे फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी। तो इस फंक्शन की रेंज क्या आ जाएगी, 0 से इन्फिनिट, 0 पे क्लोज्ड। ठीक है, इसको आप ग्राफिकली भी कर सकते थे, सेम आंसर आता, 0 से इन्फिनिटी। मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की क्या होगी, 0। और जैसे जैसे आप x इंक्रीज करेंगे फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। मान लीजिए आपने x ले लिया 16 तो फंक्शन की वैल्यू 4। ठीक है, x ले लिया आपने 25 तो फंक्शन की वैल्यू इस केस में 5 आ जाएगी। x जब इन्फिनिटी होगा तो फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी। इस फंक्शन की रेंज हो जाएगी 0 से इन्फिनिटी, क्लोज इंटरवल एट 0। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी, जैसा कि हमने रेंज स्टार्ट करने से पहले रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पहले से किया था, अब देखते हैं इस फंक्शन का रेंज क्या होगा। जी, x² + x+1 y इक्वल टू x² + x+1, इस फंक्शन का हमको रेंज निकालना है। इस केस में आप देख सकते हैं a क्या है आपका, पॉजिटिव है। अगर a पॉजिटिव होता है तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रेंज क्या आता है, -d/4a से इन्फिनिटी तक। ठीक है, -d/4a इसके लिए निकाल लेते हैं तो क्या आएगा, 4 इंटू ए क्या है इस केस में 1, सी क्या है 1, -b² 1 का स्क्वायर बाय 4 इंटू 1। ठीक है, ये हो जाएगा -d/4a टू इन्फिनिटी। ये इस फंक्शन की रेंज हो जाएगी। ये आ क्या रहा है, 4 - 1 3, 3/4, तो 3/4 से इन्फिनिटी, यही इस फंक्शन की क्या हो जाएगी, रेंज। ओके, या तो आप -d/4a ले लीजिए या आप ऐसे लिख लीजिए डायरेक्टली 4ac -b²/4a, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर आप -d लेते हैं तो हो सकता है आप कैलकुलेशन करते समय आपने d निकाला फिर माइनस साइन लगाना भूल गए। तो बेटर इफ यू राइट इट एज 4ac -b²/4a टू इन्फिनिटी, और ये जो है इंक्लूडिंग दिस, यहाँ पे क्लोज इंटरवल होगा, सॉरी 3/4 टू इन्फिनिटी, इस फंक्शन की क्या हो जाएगी, रेंज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें आपको दे रखा है y इक्वल टू -x² - 2x + 3। जब आपका a नेगेटिव होता है तो फंक्शन की रेंज क्या होती है, -इन्फिनिटी से 4ac -b²/4a, और यहाँ पे क्लोज इंटरवल, यहाँ पे ओपन। ये निकाल लेते हैं किसके इक्वल आ रहा है, 4 इंटू ए क्या है -1, सी क्या है 3, 4ac माइनस बी क्या है आपका -2 का होल स्क्वायर बाय 4 इंटू ए क्या है आपका -1। ठीक है, -इन्फिनिटी टू दिस, और ये किसके इक्वल आ रहा है, -इन्फिनिटी टू -12, यहां से आ जाएगा -12 -4 -16, -16 बाय -4 कितना आएगा 4। तो इस फंक्शन की जो रेंज होगी -इन्फिनिटी से 4 के बीच में होगी। आप देख सकते हैं 4 3 12, -12 यहां से आ गया, माइनस ऑफ ये क्या आता 4 आता, -16/4, 4। इस फंक्शन की रेंज हो जाएगी आपकी -इन्फिनिटी टू 4। ओके,
अच्छा, इस क्वेश्चन को आप ऐसे ना करके डायरेक्टली भी कर सकते थे। कैसे, देखिए, अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, तो फंक्शन किस में रिड्यूस हो गया मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस, सॉरी यहाँ पे -3 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्या, -3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x -3। अब देखिए, इसका अगर मैं स्क्वायर कंप्लीट करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अगर मैं इसमें 1 ऐड कर देता हूँ तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा। 1 ऐड करा तो मुझे 1 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा -4 के इक्वल। इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस। तो फंक्शन आपका ये बन गया। अब आप देख सकते हैं क्लियरली, जब x -1 के इक्वल होगा तब इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी 4, और जब x आपका -इन्फिनिटी के इक्वल होगा तो इस फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी मिनिमम -इन्फिनिटी टू 4 आपका आंसर आना है। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, ये अब हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, इसमें आप देख सकते हैं आई पार्ट जो है, इसमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन उसके आगे x की भी आपको कोई रेंज दे रखी है 1 से 3 तक। इस क्वेश्चन में आपको ये जो फंक्शन है इसकी रेंज निकालनी है, कब, जब आपका x 1 से 3 के बीच में हो, उस उस रेंज में आपको इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मैं सेपरेटली लिख देता हूं, देखिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, और इस फंक्शन की रेंज आपको कब निकालनी है, जब आपका x 1 और 3 के बीच में लाई करे। देखिए, x आपका 1 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, तब आपको इस फंक्शन की रेंज निकालनी है। देखिए, अगर मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बताऊं, देखिए, इससे पहले जो आपने क्वेश्चन करा था उसमें x पे कोई कंडीशन नहीं थी, तो उस केस में क्या हो रहा था, मान लीजिए आपका ग्राफ ऐसा है, ठीक है, तो उस केस में पूरे रियल नंबर पे x पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी। जैसे कि मान लीजिए इस केस में रेस्ट्रिक्शन है, x 1 से 3 के बीच में ही हो सकता है। मान लीजिए इसका ग्राफ ऐसा बना, ठीक है, x इक्वल टू 1 यहाँ होगा, x इक्वल टू 3 मान लीजिए कहीं यहाँ पे होगा। इस केस में जो भी वैल्यू जाएगी इस x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू मान लीजिए ये, x इक्वल टू 3 पे ये 1 और 3 के बीच में ही जो फंक्शन वैल्यू ले रहा है, वही हमें हमें वही वैल्यू चाहिए, सारी वैल्यूज नहीं चाहिए। ऐसा हो सकता है कि x जब 1 और 3 के बीच में लाई कर रहा है तो फंक्शन की वैल्यू मान लीजिए मिनिमम इस पॉइंट पे आ गई, ठीक है, और जब x मान लीजिए 1 से छोटा है, 1 से जब छोटा है x, तो ऐसा हो सकता है कि x जब 1 से छोटा है फंक्शन की वैल्यू -1 आ जाए, या 1 से 3 के बीच में ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू मान लीजिए ले रहा है, इस केस में मैक्सिमम वैल्यू इसकी 8 है, और मान लीजिए जब x छोटा है 1 से तो इस फंक्शन की वैल्यू 9 आ सकती है, 10 भी आ सकती है। तो हमें इन सब वैल्यूज से कोई मतलब नहीं है, जो हमें x की रेंज दे रखी है, इसी रेंज में जो फंक्शन वैल्यूज लेगा हमें वही चाहिए। ओके, वी आर कंसर्न विद द वैल्यूज ऑफ y which are corresponding to this range of x only। ओके, देखते हैं, देखिए, ऐसे ऐसे फंक्शंस अगर जब आपको दे रखे होते हैं जिसमें कि x की भी लिमिट आपको दे रखी होती है, तो इसमें क्या करते हैं, सिंपल है, देखिए, देखिए, सबसे पहले तो आप रेंज निकाल लीजिए जनरली, जैसे आप निकालते हैं। इस केस में a पॉजिटिव है, तो रेंज क्या आ जाएगा, 4ac माइनस बी स्क्वायर बाय 4a, क्या आ जाएगा आपका 4 इंटू 1 इंटू 4 माइनस -4 आ जाएगा, क्योंकि b2 है आपका, सॉरी, -2 का स्क्वायर बाय 4 इंटू 1, ये क्या आ गया 16 -4, 16 -4 12, 12 बाय 4 3, 3 आ गया। तो इस फंक्शन की रेंज क्या आ जाएगी, ये आप निकाल लीजिए, ये वैल्यू -d/4a आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, ये आ गया आपका इस केस में 3 के इक्वल आ गया। और उसके बाद इस फंक्शन में 1 रखिए, x इक्वल टू 1 रखिए, जो वैल्यू आएगी f ऑफ 1 क्या आ रहा है आपका, देखिए, f ऑफ 1 आपका आ रहा है 1 + 2 + 4 दैट इज इक्वल टू 7। आप f ऑफ 3 निकालिए, f ऑफ 3 क्या आ रहा है आपका, देखिए, f ऑफ 3 अगर आप निकालते हैं तो 9 + 7 + 6 16 + 6 22। तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, इन तीनों वैल्यूज में से
जो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी वही फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी, और जो मैक्सिमम होगा वही इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होगा, और वही दोनों वैल्यूज रेंज फॉर्म करेंगे। देखिए, तो इस केस में आप देख सकते हैं मिनिमम 3 है, मैक्सिमम कितना है 22। तो इस फंक्शन की रेंज क्या आ जाएगी 3 टू 22 इफ योर एक्स लाइज बिटवीन 1 एंड 3। अगर ये नहीं दिया होता तो इस फंक्शन की रेंज क्या होती 3 टू इंफिनिटी। ओके, आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें आपको दे रखा है फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, और x की वैल्यूज डिफरेंट है। तो इस केस में हमने पहले देखा था जैसे कि माइनस डी बाई फोर किसके इक्वल आ रहा है 3 के इक्वल। अगर मैं एफ ऑफ माइनस थ्री पे x इक्वल टू माइनस थ्री पे फंक्शन की वैल्यू निकालता हूं तो क्या आ रही है, देखिए यहां से क्या आ जाएगा 9 माइनस सिक्स प्लस फोर 7 आ गया। एफ ऑफ माइनस टू पे फंक्शन की वैल्यू निकालिए 4 माइनस फोर प्लस फोर क्या आया 4। तो आप देख सकते हैं इन तीनों वैल्यूज में से मिनिमम वैल्यू क्या है 3, मैक्सिमम कितनी आ रही है 7। तो आपकी इस फंक्शन की रेंज हो जाएगी फ्रॉम 3 टू 7, बोथ क्लोज्ड, बोथ इंक्लूडेड। ओके, नेक्स्ट फंक्शन देखिए। इसमें भी आप क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस डी बाई फोर ए कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ रहा है 4 इंटू 2 इंटू वन माइनस बी क्या है इसमें 1, तो 1 का स्क्वायर बाय 4 इंटू, ओके ये क्या आया 7 बाई 8। और माइनस वन पे अगर फंक्शन की वैल्यू निकालता हूं मैं, एफ ऑफ माइनस वन क्या आ रहा है आपका 2 माइनस वन प्लस वन कितना आया 2। एफ ऑफ वन क्या आया आपका, एफ ऑफ वन आ रहा है आपका 2 प्लस वन 4। ठीक है, इन तीनों वैल्यूज में से मिनिमम वैल्यू क्या है आपको दिख रही होगी, इट्स इक्वल टू 7 बाई 8 एंड मैक्सिमम वैल्यू 4। इस फंक्शन की रेंज क्या आ जाएगी 7 बाई 8 टू 4, बोथ क्लोज्ड। ओके, आई होप इट्स क्लियर। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेईटी पॉइंट। हम सब रेंज पे क्वेश्चंस कर रहे थे। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन। इसमें आपको ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है आपको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, इसका आपको रेंज फाइंड करना है। एक्चुअल में अगर आप देखें तो ये क्या है, एक रैशनल एक्सप्रेशन है जिसमें कि न्यूमरेटर आपका एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, नीचे भी एक डिनोमिनेटर जो है वो भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको रेंज फाइंड करना है, मैं आपको बता चुका हूँ 3 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं इस पे। देखिए, इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऊपर नीचे सेम है, कांस्टेंट टर्म सेम है, एक्स का कोफिशिएंट ऊपर नीचे वेरी कर रहा है। तो इन क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे, डायरेक्टली आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, सारे टर्म्स को आप एक साइड ले जाइए। और क्योंकि फिर अगर आप सारे टर्म्स को एक साइड ले जाते हैं तो आपके पास एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्योंकि एक्स रियल है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स होंगे तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करेंगे, आपके रूट्स आ जाएंगे। देखिए, देखते हैं आपके पास जो क्वेश्चन है दैट इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ओके, आपके पास ये क्वेश्चन है। इसमें मैंने आपको क्या बोला, जब भी आपको x का कोफिशिएंट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में डिफरेंट दिखे, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करें और कुछ नहीं करना। देखिए, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, देखिए y को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, सबसे पहले मैं y को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, उसके बाद ये जो न्यूमरेटर है इन टर्म्स को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊंगा और इक्वल टू जीरो कर दूंगा। देखिए, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई भी हमें स्मार्टली करना है, नॉट ऐसे नहीं कि इसको इस y को डिनोमिनेटर के हर टर्म से मल्टीप्लाई किया फिर इसको आप इस साइड ले आए फिर लिखें। 3 स्टेप में नहीं करना, जस्ट इन वन स्टेप एंड एक्यूरेट एंड करेक्ट। ओके, देखिए अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूँ, तो मेरे पास देखिए क्या क्या टर्म्स, कैसे कैसे टर्म्स होंगे। देखिए, एक तो मेरे पास एक्स स्क्वायर वाला टर्म होगा, ठीक, एक टर्म होगा जिसमें कि एक्स इन्वॉल्व होगा, और एक कांस्टेंट टर्म होगा। ओके, यही 3 टाइप के टर्म्स होंगे। मैं लिख लेता हूँ, देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स, यहाँ पे जो भी कांस्टेंट होगा यहाँ पे लिख देंगे। देखिए, मैं एक्स स्क्वायर वाला टर्म होगा, एक टर्म होगा एक्स स्क्वायर वाला, ठीक है। अब मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखता हूं क्या होगा। देखिए, जब मैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की बात करूंगा
तो बार बार मैं एक्स स्क्वायर नहीं बोलूंगा, आई विल बी जस्ट लिमिटेड टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ओनली। देखिए, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे दिख कितना आ रहा है, वाई, ठीक है, यहाँ पे वाई, और न्यूमरेटर में कोफिशिएंट कितना है, वन। तो अगर आप इसको इधर ले आएंगे तो कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, वाई माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखिए, अब एक्स पे बात करते हैं। देखिए, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस वाई, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस वाई, और यहाँ पे क्या है, वन, वन पॉजिटिव है, इसको उधर ले जाएंगे तो नेगेटिव साइन हो जाएगा, तो माइनस वाई माइनस वन, ये हो गया आपके पास एक्स का कोफिशिएंट। नाउ लेट्स कम टू कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म अगर आपको फाइंड करना है, अगर मैं y को इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो y आया, यहाँ पे वन है, वन उस साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, प्लस y माइनस वन इक्वल टू जीरो। ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक किस में है, x में, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जब मैंने डिफाइन करवाया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री टर्म जो भी है उसका कोफिशिएंट क्या होता है, नॉन जीरो। इस केस में आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, वाई माइनस वन, तो वाई माइनस वन शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, वाई शुड नॉट बी इक्वल टू वन। अगर वाई वन के इक्वल हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। उसको हम सेपरेटली डील करेंगे अभी इसको, ठीक है। क्योंकि मैं, देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई आपके पास। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट हाईएस्ट एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो होता है, क्योंकि हम इसके बाद डी ग्रेटर देन जीरो अप्लाई करेंगे तो वो, उसमें ये इंक्लूडेड नहीं होगा, y इज नॉट इक्वल टू वन, ओके। देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि x आपका रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इसके जो भी रूट्स होंगे, रियल रूट्स होंगे, तो डायरेक्टली कर दीजिए b ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। और आपको रूट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, रूट्स इक्वल हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, तो जस्ट जस्ट मैं ले रहा हूँ डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इक्वल हो, डिस्टिंक्ट हो, सारे केसेस कवर हो जाएंगे इसमें। देखिए, डी होगा क्या है इसमें, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। डी क्या है इसमें, देखिए, डी होता क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। इस केस में बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है माइनस वाई माइनस वन, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ वाई प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। मैंने ऐसा क्यों लिखा, देखिए, क्योंकि दोनों में नेगेटिव साइन था, नेगेटिव आप बाहर ले लेंगे, माइनस वाई माइनस वन इसका स्क्वायर और वाई प्लस वन का होल स्क्वायर, दोनों के दोनों सेम होंगे, ठीक है। माइनस फोर इंटू, ए क्या दिख रहा है आपको, वाई माइनस वन, सी क्या है, वाई माइनस वन, तो फोर इंटू वाई माइनस वन का होल स्क्वायर एंड दिस होल थिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये मेरे पास इनइक्वालिटी आ गई। अब देखिए, यहां से अब आप देख सकते हैं, इसको मैं ऐसे देख सकता हूं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली जो आइडेंटिटी है, अगर मैं वो लगाता हूं यहाँ पे, देखिए, इस पूरे को ए मान लीजिए एंड टू इंटू वाई माइनस वन को मैं बी मान लेता हूं, तो मेरे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगर आप ये नहीं लगाते हैं तो आपको फिर एक्सपेंड करना पड़ेगा दोनों टर्म को, फिर लाइक टर्म्स को एक साथ लीजिए, एंड में रिजल्ट सेम आएगा। इससे थोड़ा सा शॉर्ट लग रहा है आपको, देखने में भी इजी लग रहा है, देख लेते हैं। देखिए, यहाँ से क्या आ जाएगा, y प्लस वन, एक बार जब आप ऐड करेंगे तो टू इंटू वाई माइनस वन, ओके, इंटू वाई प्लस वन माइनस टू इंटू वाई माइनस वन, एंड दिस होल थिंग शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ओके। अब देखिए, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे थ्री वाई आ जाएगा, यहाँ पे प्लस वन था, यहाँ पे माइनस टू, तो थ्री वाई माइनस वन इंटू सेकेंड वाला ब्रैकेट अगर आप सिंप्लीफाई करें, y माइनस टू वाई कितना होता है, माइनस वाई, एंड वन प्लस टू गिव्स यू थ्री। तो आपके पास ये आ गया, दिस एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब ये जो एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक इन वेरिएबल y, ठीक है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करने से पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब भी आप क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उसमें जो भी वेरिएबल होता है उसका कोफिशिएंट पहले पॉजिटिव कर लीजिए, करिए, ठीक है। यहाँ पे माइनस वाई दिख रहा है आपको, माइनस से अगर मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देखिए, अगर मैं दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा,
तो ये जो इनइक्वालिटी है इसका साइन चेंज हो जाएगा। वैसे कि एग्जाम्पल से मैं आपको समझा समझा देता हूँ। देखिए, मान लीजिए -2 जो है, -2 -3 से बड़ा है, ठीक है। इसमें दोनों साइड अगर आप दोनों साइड -2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, पहले मैं लिख देता हूँ, उसके बाद साइन देखेंगे। अगर आप दोनों साइड -2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 6, ठीक है। अब देखिए -2 -3 से बड़ा था, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6। आप देख सकते हैं 6 इज ग्रेटर देन 4, ओके। अगर आप किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, तो जो भी इनइक्वालिटी होती है उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन होता तो -2 और -3 यहाँ पे नहीं होते, ठीक है। देखिए, अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के रूट्स नेगेटिव कब होते हैं, कहाँ होते हैं, बिटवीन द रूट्स। हमें y की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए ये एक्सप्रेशन नेगेटिव हो, या तो नेगेटिव हो या इक्वल टू 0 हो, ओके। आप देख सकते हैं इसके रूट्स क्या है, 1/3 एंड 3। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नेगेटिव कहाँ होता है, बिटवीन द रूट्स। तो यहाँ से y क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से y आ जाएगा, जब भी आपका y 1/3 और 3 के बीच में होगा तो आपका ये एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा या तो इक्वल टू 0 होगा, इंक्लूडिंग बोथ दिस एंड पॉइंट्स 1/3 एंड 3, ओके। अच्छा, ये जो आया आपकी y की वैल्यूज आई, देखिए इसमें यहाँ पे आपने स्टार्टिंग में, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो y नॉट इक्वल टू 1, तो यहाँ पे y नॉट इक्वल टू 1 रिमूव कर दीजिए, माइनस दिस y इक्वल टू 1, ठीक है। ये जो आपने अप्लाई किया, ये किसके लिए ट्रू होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसके लिए ट्रू होता है। क्वाड्रेटिक होने के लिए y नॉट इक्वल टू 1, तो यहाँ पे y को 1 नहीं ले सकते आप, ठीक है। वो केस देखते हैं, जिस केस वो देखते हैं कि y अगर 1 के इक्वल आ जाता है तो इसके करस्पॉन्डिंग x की क्या वैल्यू आती है। देखिए, यहीं पे आप y इक्वल टू 1 रख दीजिए, उसमें जाने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में। यहीं पे आप y इक्वल टू 1 रखें, अगर आप y इक्वल टू 1 रखते हैं तो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या होगा, देखिए, -y -1 इंटू एक्स प्लस y -1 इक्वल टू 0, यही आया, ठीक है। देखिए, यहाँ पे अगर आप y इक्वल टू 1 रख देते हैं, ये तो 0 हो गया, स्क्वायर वाला कोफिशिएंट 0। अगर मैं y इक्वल टू 1 रखता हूँ, यहाँ पे y इक्वल टू 1 रखता हूँ तो ये 0, ठीक। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 -2 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस दिस, ये क्या आ जाएगा, -3x इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आया, x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 कब आया, जब आप y इक्वल टू 1 रख रहे हैं तो आपको इसके करस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू मिल रही है, दैट इज x इक्वल टू 0, ठीक है। अब x इक्वल टू 0 को, ये जो वैल्यू आई आपके पास x इक्वल टू 0, इस पॉइंट पे अगर फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। अब ओरिजिनल एक्सप्रेशन देखिए, यहाँ पे x इक्वल टू 0 रख देते हैं तो y क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो आप ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है। तो y फाइनल सॉल्यूशन जब मैं लिखूंगा, फाइनल रेंज लिखूंगा, तो उसमें y इक्वल टू 1 भी पॉइंट इंक्लूडेड होगा, ठीक है। मान लीजिए इस केस में यहाँ पे मान लीजिए आपके पास ऐसा ही एक क्वेश्चन आया, जिसमें कि आपके आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई, और उसमें जो कोफिशिएंट है हाईएस्ट डिग्री टर्म का, वो नॉन जीरो आपने कर दिया। अगर इस y इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं आती जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है, तो मैं y इक्वल टू 1 को इंक्लूड नहीं करता रेंज में। रिसेंट ईयर्स में जेई में एक क्वेश्चन आया था जिसमें ऐसा ही एक क्वेश्चन था, क्वाड्रेटिक ऊपर एक्सप्रेशन था, नीचे एक एक्सप्रेशन था, और इसमें सेम चीज हो रही थी, लेकिन उस क्वेश्चन में क्या डिफरेंट था, यहाँ पे जो आप y इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रही है आपकी x इक्वल टू 0, जिस पॉइंट पे y इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट था, उस पॉइंट को अगर आप हटा दें, उस पॉइंट को नॉन जीरो बना लें, तो उस क्वेश्चन में x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं आ रही थी जिसके लिए ये जो y 1 के इक्वल हो, तो उस केस में ये पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा रेंज में। Okay? अगर आपको y इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग x की ऐसी वैल्यू मिलती है जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है, या x की रियल वैल्यू मिलती है, तो y इक्वल टू 1 को हम रेंज में इंक्लूड करेंगे, एल्स वी विल नॉट इंक्लूड दिस टर्म इन द रेंज, ओके। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर मैं इस फंक्शन की रेंज की बात करता हूं तो रेंज क्या आ जाएगा, इट विल इंक्लूड 1 ऑल्सो। ऑन द होल अगर हम देखें तो इसमें 1 इंक्लूडेड होगा, 1/3 to 3, ओके। Range of this function will be from 1/3 to 3, both
इंक्लूडेड। ओके, आई होप समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये वाला है आपके पास, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ये भी एक रैशनल एक्सप्रेशन है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों आप ये कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह लीजिए या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कह लीजिए, डजंट मैटर। देखते हैं ये क्वेश्चन। देखिए इसमें आपको दे रखा था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन। ओके, एक बार देख लेते हैं। हाँ, सेम क्वेश्चन था, सेम है जी। देखिए अब इसको कैसे करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर आपको ऐसा कोई एक्सप्रेशन दिख जाए जिसमें कि एक्स स्क्वायर और एक्स का कोफिशिएंट ऊपर नीचे या तो सेम हो या प्रोपोर्शनल हो, इस केस में आप मल्टीप्लाई डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके अगर आप निकालते हैं तो उससे उससे थोड़ा सा रिलेटिवली इजियर है कि डिनोमिनेटर को आप न्यूमरेटर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे। देखिए जैसे कि इसमें जो न्यूमरेटर है इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस वन, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन। ओके, अब ये वाला ये जो पूरा है ये न्यूमरेटर ही है आपका। इन दोनों टर्म्स को अलग अलग कर लेते हैं। देखिए इसको सेपरेट कर लीजिए आफ्टर प्लस साइन, तो आपका ये एक्सप्रेशन आ जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, वन। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये वन हो जाएगा। ये मैं लिख नहीं रहा, लिख देता हूँ पूरा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, इन दोनों को काट दीजिए, ये हो जाएगा वन। वन प्लस वन बाय दिस, तो आपका जो एक्सप्रेशन था किसमें रिड्यूस हो गया, वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। देखिए y इक्वल टू वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ओके, और देखिए ये जो एक्सप्रेशन अब आपके पास आया, इसमें जो आपका डिनोमिनेटर है ये क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। और इसकी देखिए इसके इसमें a पॉजिटिव है, जैसा कि ये हम डिस्कस कर चुके हैं रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो इस केस में इस एक्सप्रेशन की a अगर पॉजिटिव होता है तो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, माइनस डी बाय फोर है। ओके, माइनस ये जो मिनिमम वैल्यू है ये फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। इसकी मिनिमम क्या आ जाएगी, देखिए फोर इंटू ए क्या है इसमें वन, सी क्या है वन, माइनस बी क्या है वन, तो वन का स्क्वायर बाय फोर, यही इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू होगी। देखिए कितना आ रहा है, फोर माइनस वन थ्री, थ्री बाय ये ए की जगह वन लिखना भूल गया मैं, इंटू वन कर लीजिए, ठीक है, थ्री बाय फोर। तो इस एक्सप्रेशन की जो नीचे आपको दिख रहा है, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, थ्री बाय फोर। ठीक है, अब देखिए ये जो एक्सप्रेशन था आपके पास y इक्वल टू वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, थ्री बाय फोर। और इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी आपके पास, इन्फिनिटी। ओके, और थ्री बाय फोर पे क्या होगा, क्लोज्ड, क्योंकि ये जो वैल्यू है थ्री बाय फोर ये फंक्शन स्क्वायर करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो टर्म है, ये जो एक्सप्रेशन है किसमें है, डिनोमिनेटर में है। तो जब आप इस एक्सप्रेशन में इस एक्सप्रेशन की वैल्यू थ्री बाय फोर के इक्वल लेंगे तो फंक्शन की क्या वैल्यू आएगी, देखिए y इक्वल टू वन प्लस वन बाय थ्री बाय फोर, फोर अगर ऊपर जाएगा तो क्या होगा आपके पास, वन प्लस फोर बाय थ्री, क्या आया, सेवन बाय थ्री। ठीक है, और अगर आप इस एक्सप्रेशन की ये एक्सप्रेशन जब मैक्सिमम वैल्यू लेगा क्या होगा, देखिए अगर आप इसको 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 ये जो एक्सप्रेशन है अगर आप इसको इन्फिनिटी के टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वन बाय इन्फिनिटी ये जो है ये जीरो को टेंड करेगा, इसकी वैल्यू जीरो के क्लोज होगी। ठीक है, अगर जीरो के क्लोज होगी तो y क्या आ रहा है उस केस में आपका वन, और ये जो y आ रहा है y इक्वल टू वन, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, मतलब कि इस फंक्शन की वैल्यू जो भी आएगी वन के क्लोज होगी, या तो मैं कहूं कि 1.00001 ये होगी वैल्यू, समथिंग लाइक दिस, नॉट एग्जैक्टली वन। तो वन पे मैं ओपन इंटरवल लूंगा, ना कि
क्लोज्ड। ठीक है, इस फंक्शन की रेंज क्या आ गई आपके पास, देख सकते हैं आप 1 टू 7/3। इस फंक्शन की रेंज क्या है, y बिलोंग्स टू 1 टू 7/3, और 7/3 पे क्या होगा, क्लोज्ड, एंड 1 पे ओपन, क्योंकि इंफिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल रहता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते थे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, उसमें भी आंसर यही आता। ठीक है, आप अपने आप वेरीफाई कर लीजिएगा, आंसर यही आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं होगा। ओके, देखिए, और एक और चीज, ये जो मैंने ट्रांसफॉर्म किया डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के टर्म्स में, ट्रांसफॉर्मेशन आपका सक्सेसफुल कह लीजिए, या ट्रांसफॉर्म करने के बाद अगर आपका ऊपर जो फंक्शन आता है, मान लीजिए ये न्यूमरेटर में अगर 1 की जगह यहाँ पे लीनियर एक्सप्रेशन भी आ जाता, तब भी हमें उतना ज्यादा एडवांटेज नहीं होता। देखिए, अगर आप ट्रांसफॉर्म करते हैं न्यूमरेटर में, अगर सिर्फ कांस्टेंट बचता है, ठीक है, न्यूमरेटर अगर आपका न्यूमरेटर वेरिएबल से फ्री हो जाता है, if there is no term containing the variable in the numerator, तभी आप ऐसे करें, नहीं तो मत करिएगा, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ओके, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखिए यहाँ पे मान लीजिए 1 की जगह अगर आपके पास होता 2x+3 डिवाइडेड बाय x² + x+1, यहाँ पे कर लीजिए 1 प्लस दिस। इसके बाद अगर आपको रेंज फाइंड करना होता, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तो आपको पता है, इसकी नहीं पता। ठीक है, इसकी भी निकाल सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कब एक्वायर करेंगे, वो आप अभी नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में आप ट्रांसफॉर्म मत कीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन आपका सक्सेसफुल कब होगा, जब आप डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के टर्म्स में एक्सप्रेस करें, और यहाँ पे न्यूमरेटर में आपका वेरिएबल खत्म हो जाए पूरा, और नीचे क्वाड्रेटिक बचे। क्वाड्रेटिक का आपको पता है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होती है, यहाँ से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके, आई होप समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास, दैट इज x² - 5x + 6 डिवाइडेड बाय x² - 3x + 2। देखते हैं, आई थिंक p था। y = x² - 5x + 6 डिवाइडेड बाय x² - 3x + 2। ये आपके पास फंक्शन है। सबसे पहले इस फंक्शन में मैं क्या करूंगा, देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में डिफरेंट है। ऊपर -5 है, नीचे क्या है, -3। जब भी आपको x का कोफिशिएंट ऊपर नीचे डिफरेंट मिल जाए, तो आप ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। तो दो ऑप्शन आपके पास हैं, या तो आप डायरेक्टली सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए, इक्वल टू 0 कर लीजिए, और फिर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी x में, क्योंकि x रियल है तो d > = 0 कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तो आपके पास एक तो आपके आप ऐसे कर सकते हैं। और देखिए, अगर आप इन दोनों एक्सप्रेशंस को अच्छे से ऑब्जर्व करें, तो देख सकते हैं आप, ये न्यूमरेटर को मैं लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करके लिख सकता हूँ। -5x + 6, अगर मैं 6 को ब्रेक करता हूँ 2 और 3 में, तो 2 और 3 का सम यहाँ पे अवेलेबल है 5, और क्योंकि इसमें b नेगेटिव है, c पॉजिटिव है, तो दोनों के दोनों रूट्स कैसे होंगे, पॉजिटिव। इसको मैं लिख सकता हूँ x - 2 इंटू x - 3 डिवाइडेड बाय, नीचे जो एक्सप्रेशन दिख रहा है आपको, x² - 3x + 2, इसको भी मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ। आई कैन राइट इट एज x - 2 इंटू x - 1। ओके, अब देखिए, ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पे आप x - 2 और x - 2 को कट कर सकते हैं। तब जब आपका x - 2 0 के इक्वल नहीं है, तभी आप ऊपर नीचे काट सकते हैं। अगर आप काट रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा x - 2 नॉट इक्वल टू 0, तभी आप कट कर सकते हैं। अगर x = 2 हो जाए यहाँ पे, तो ये एक्सप्रेशन डिफाइंड ही नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर आपका एग्जैक्ट 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो x - 2 यहाँ से क्या आया आपका, x इज नॉट इक्वल टू 2। तो ये पॉइंट तो सेपरेट हो गया। जब ये पॉइंट सेपरेट हो गया, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू है, वो भी हम नहीं लेंगे।
इस केस में नॉट डिफाइंड आ रहा है, इस पॉइंट पे कोई फंक्शन की वैल्यू नहीं मिलेगी हमें। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब जो आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है x-3 इंटू x-1, इसमें रिड्यूस हो गया। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लीजिए, या फिर आप x-3 को x-1 के टर्म्स में भी एक्सप्रेस करके 1 प्लस दिस बाय दिस ऐसे भी कर सकते हैं। डायरेक्टली कर लीजिए, ये भी कर्व से इजी होगा। देखिए y इक्वल टू x-3 बाय x-1 आया आपके पास। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x को y के टर्म्स में लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए x का कोफिशिएंट क्या आएगा आपके पास, ये जो एक्सप्रेशन है आपका, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सारे टर्म्स को इधर ले आते हैं, तो आपके पास या तो एक तो x वाला टर्म होगा, एक कांस्टेंट टर्म होगा। ठीक है, x का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो देखिए y को आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 से, x का कोफिशिएंट क्या आ गया, y-1। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म की अगर मैं बात करता हूं तो यहां से क्या आएगा, -y, उधर 3 पॉजिटिव था, इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ये किसके इक्वल होगा, या इसको इधर ले आइए, -3 एंड यहाँ पे -y है, उधर जाएगा तो +y। ओके, यहाँ से x क्या आ जाएगा आपका, आप कह सकते हैं y-3 बाय y-1। बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर आ रहा है, अगर आप x और y को इंटरचेंज कर दें तो वही आ रहा है। ऐसा यूजुअली नहीं होता, तो बहुत अच्छा फंक्शन मिला हमको। अब इसके बाद, क्योंकि आपके पास x रियल नंबर से बिलोंग करता है, x डिफाइन होने के लिए, फॉर x टू बी डिफाइंड, ये जो डिनोमिनेटर में आपका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए। इसके बाद क्या लिखेंगे, एज एक्स एज सॉरी फॉर x टू बी डिफाइंड दिस एक्सप्रेशन y-1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यहां से क्या आ जाएगा, y शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ठीक है, आप देख सकते हैं बाकी सारी वैल्यूज के लिए एक्सेप्ट फॉर y इक्वल टू 1, अगर आप कोई भी वैल्यू ले लें y की, उसके करस्पॉन्डिंग आपको x की एक रियल वैल्यू मिल जाएगी। ओके, इस फंक्शन का रेंज क्या आ गया मेरे पास, देखिए व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन का रेंज अभी आपको दिख रहा है y नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, रुक जाओ, रियल माइनस ये वाला पॉइंट y इक्वल टू 1 मैंने हटा दिया। अब देखिए, ये जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन था आपके पास, अगर आप इसको क्लोजली देखें तो ये जब आपने ऐसे एक्सप्रेस कर दिया, यहाँ पे x जब 1 के इक्वल आएगा, ठीक है, यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है कब डिफाइन नहीं होगा, x इक्वल टू 1 पे और x इक्वल टू 2 पे। जब x इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, इसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू आएगी, वो भी इसके करस्पॉन्डिंग हमें फंक्शन की वैल्यू नहीं मिल सकती। तो x इक्वल टू 1, अगर मैं x इक्वल टू 1 रखता हूं तो y क्या आएगा मेरा, नॉट डिफाइंड। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये भी आपका इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रही है, वो भी आपकी इंक्लूड नहीं है, आप देख सकते हैं। ठीक है, x इक्वल टू 2 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, x इक्वल टू 1 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। x इक्वल टू 2 पे y क्या आ रहा है, नॉट डिफाइंड। x इक्वल टू 1 पे y क्या आ रहा है, नॉट डिफाइंड, जो कि रेंज में आपके इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो इस फंक्शन का रेंज यही आ जाएगा, रियल -1। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स समराइज द क्वेश्चंस व्हिच वी जस्ट डिड। देखिए, पहला क्वेश्चन कौन सा था आपके पास, रेंज का, रैशनल एक्सप्रेशन वाला। देखिए, जिसमें कि आपको एक्स स्क्वायर एक्स और मान लीजिए यहाँ पे 5 ले लेता हूं, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6, जिसमें कि आपको एक्स का कोफिशिएंट डिफरेंट दे रखा था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंट दे रखा था। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे आप, इस क्वेश्चन में आप सारे टर्म्स को, टेक ऑल टर्म्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ऑल टर्म्स ऑन LHS एंड b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लीजिए, आ जाएगा आपका रेंज आ जाएगा। सेकेंड टाइप इसमें था जिसमें कि आपका x का कोफिशिएंट और x स्क्वायर का कोफिशिएंट
ऊपर नीचे सेम था, तो इस केस में क्या करेंगे आप, एक्सप्रेस न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर। एक्सप्रेस न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर। उसके बाद जो भी आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगा नीचे डिनोमिनेटर में, उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आपको पता है, वो रखेंगे तो फंक्शन का रेंज आ जाएगा। थर्ड टाइप, इसमें आपको दो एक्सप्रेशन दिए होंगे, मैं लीनियर फैक्टर्स में लिख देता हूं, जस्ट लाइक दिस, x-2 into x-5। मान लीजिए नीचे आपको दे रखा है x-5 into x-1, ठीक है। इसमें आप इन दोनों को काट सकते हैं, फिर आपका लीनियर एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसको आप फिर सेपरेट करके कर सकते हैं, या तो वेवी कर्व से कर लीजिए, या फिर डायरेक्टली इसको इसके फॉर्म में एक्सप्रेस करके भी कर सकते हैं, ठीक है। यूज वेवी कर्व, यूज वेवी कर्व, या फिर डायरेक्टली आप डिनोमिनेटर जिस पॉइंट पे 0 हो रहा है उसको हटा दीजिए, बाकी सारे पॉइंट्स इसके रेंज फॉर्म करेंगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन, लेट्स सी सम मोर क्वेश्चंस ऑन रेंज। ओके, इसमें आपको दे रखा है फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। इसमें ऊपर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, नीचे भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और जैसा कि आप देख सकते हैं इन दोनों एक्सप्रेशंस में x का कोफिशिएंट ऊपर नीचे दोनों डिफरेंट है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन था आपके पास, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इसमें आप देख सकते हैं x का कोफिशिएंट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिफरेंट है, तो या तो आप इसको एक तरीके से कैसे कर सकते हैं, आप इसको सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करके बाकी सारे टर्म्स को अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, इक्वल टू 0 कर दें और d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दें, एक तो आप वैसे कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, ऊपर जो एक्सप्रेशन है नीचे जो एक्सप्रेशन है, दोनों को मैं लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक कर सकता हूं, ठीक है। देखते हैं, ऊपर जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है इसको मैं लिख सकता हूं x-3 इंटू x-2। ओके, नीचे जो एक्सप्रेशन है इसको मैं लीनियर फैक्टर्स में अगर ब्रेक करता हूं, आई कैन राइट इट एज x-1 इंटू x-2। ओके, अब देखिए ये जो क्वेश्चन था या एक्सप्रेशन था आपका, अब रिड्यूस हो गया। अब इसके बाद मैं क्या कर सकता हूं, आई कैन कैंसिल दिस x-2 एंड x-2 फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कब, जब x-2 0 के इक्वल नहीं है तभी मैं काट सकता हूं। x-2 जब आपका नॉन जीरो है, then only I can cancel this from numerator and denominator, else not। okay, x-2 आपका नॉट इक्वल टू 0। ओके, यहां से क्या आ जाएगा, x नॉट इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, ठीक है। अब आपका जो एक्सप्रेशन था रिड्यूस हो गया किसमें, x-3 बाय x-1, इसमें रिड्यूस हो गया। अब आपको इसी का रेंज निकालना है। इसका रेंज निकालने के लिए आपने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन करा था कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म्स में आप एक्सप्रेस कर लीजिए, तब भी हो जाएगा, या डायरेक्टली आप x को y के टर्म्स में लिख लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तब भी हो जाएगा, इजी है। देखिए, तो इसमें क्या करते हैं, एक्सप्रेस ही करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लेते हैं। अगर मैं वैसा करता हूं तो आई कैन राइट द न्यूमरेटर एज x-1 - 2 डिवाइडेड बाय x-1। यहाँ से क्या आ जाएगा, x-1 बाय x-1 माइनस, इसको सेपरेट कर लीजिए, दिस विल गिव मी y इक्वल टू 1 - 2 बाय x-1। 1 को इधर ले आइए, आपके पास क्या आ जाएगा, y-1 इक्वल टू -2 बाय x-1। -2 से डिवाइड कर दीजिए इसमें, अगर मैं -2 से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, 1 - y/2 इक्वल टू 1 बाय x-1। अब रेसिप्रोकल कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 2 बाय 1 - y इक्वल टू x-1। यहाँ से x क्या आ जाएगा, 1 को इस साइड अगर हम ले जाएं तो x यहाँ से क्या आ जाएगा, आप देख सकते हैं 2 बाय 1 - y प्लस 1। ओके, अब अगर एलसीएम लेते हैं आप, तो अगर आप एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 - y 2 प्लस 2 माइनस y, ये आ गया आपके पास 2 प्लस 1 - y, सॉरी दिस 1 1 1।
आपके पास x आ गया 3 - y बाय 1 - y, या आप ऊपर नीचे नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास x क्या आ गया, y-3/y-1, ये आपके पास x आ गया। ओके, आपके पास x ये आ गया y-3/y-1। आप देख सकते हैं ये जो आपके पास एक्सप्रेशन था, इसमें x की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू क्या थी, x-3/x-1। अगर दोनों को कैंसिल कर दें और इसके करस्पॉन्डिंग x क्या आ रहा है आपका, y-3/y-1। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमको मिला। ऐसा ऐसा बहुत कम होता है। ऐसा किसके लिए होता है, अगर ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स हों तभी ऐसा पॉसिबल है कि एक्सप्रेशन सेम आ जाए। ओके, अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, x आपका आ गया y-3/y-1। अब x को डिफाइन होने के लिए y आपका 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। फॉर x टू बी डिफाइंड फॉर x टू बी डिफाइंड y शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपका रेंज क्या आ जाएगा, यहां से मैं कह सकता हूं ऑल रियल नंबर्स -1। यहीं तक लिमिटेड नहीं। देखिए एक चीज और है, अभी तो आपके पास आ गया रियल -1, 1 को आपने हटा दिया। ठीक, अब अगर आप एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें, यहाँ पे आपने 2 कट करा था, x नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, 2 को हटाने के बाद ये जो आपका एक्सप्रेशन आया, जब आपने 2 को हटा दिया, यहाँ पे 2 को हटा दिया, अब देखिए इस एक्सप्रेशन में अगर मैं x इक्वल टू 2 रखता हूं, इसमें इसमें जो रिड्यूस कर दिया मैंने, इसके करस्पॉन्डिंग देखिए y की क्या वैल्यू आ रही है, x इक्वल टू 2 रखता हूं तो -1, 2 - 1 1, क्या आ रहा है -1। 2 क्योंकि हम इंक्लूड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम x इक्वल टू 2 नहीं रख सकते थे। इन दिस एक्सप्रेशन वी कांट पुट x इक्वल टू 2, x कैनॉट बी इक्वल टू 2। x-2 को जब मैंने हटा दिया तो x 2 के इक्वल नहीं हो सकता। अब ये जो एक्सप्रेशन है, तो इसमें भी तो x नॉट इक्वल टू 2 रहेगा। एक्चुअल में ये कहाँ से आया, जब आपने इन दोनों को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से x-2 कैंसिल कर दिया तब आया ना। तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू भी नहीं होगी। अगर 2 पे डिफाइंड नहीं है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रही है वो आपकी इंक्लूडेड नहीं होगी रेंज में। देखिए यहाँ पे अगर आप x इक्वल टू 2 रखते हैं तो y क्या आ रहा है आपका -1, और फंक्शन 2 पे डिफाइंड ही नहीं है, तो वैल्यू कहाँ से मिलेगी मुझे। इस केस में वैल्यू क्यों मिल रही है आपको, क्योंकि आपने ऊपर नीचे x-2 कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो ये जो -1 आया, ये भी तो रेंज में इंक्लूडेड नहीं होगा। तो आपकी रेंज क्या आ जाएगी, योर रेंज विल ऑल्सो एक्सक्लूड दिस पॉइंट। तो रेंज आपकी हो जाएगी ऑल रियल नंबर्स -1 और 1 दोनों को आप हटा दीजिए, यही आपका रेंज हो जाएगा। ध्यान रखना, ये पॉइंट नोट करने वाला है। x इक्वल टू 2 तो आपने रिमूव कर दिया। अब ये जो एक्सप्रेशन बचा, इसमें अगर आप x इक्वल टू 2 रखते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आ रही है -1, और x इक्वल टू 2 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो ये जो -1 वैल्यू आ रही है, इसको भी आप रेंज में रिमूव करेंगे। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। लेट्स सी सम मोर क्वेश्चंस ऑन रेंज। इसमें आपको दे रखा है फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन y इक्वल टू 2 रेज टू पावर sin x। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, आपको इस फंक्शन का रेंज निकालना है y इक्वल टू 2 रेज टू पावर sin x। ठीक है, कैसा फंक्शन है ये, अगर मैं बात करूं तो इट्स एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बेस कांस्टेंट है, एक्सपोनेंट वेरिएबल है आपका, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इसमें x की जगह क्या दिख रहा है आपको, sin x। जैसा कि आपको पता है sin x का रेंज क्या होता है, -1 से 1 के बीच में। ठीक है, और फंक्शन में क्या है, 2 रेज टू पावर sin x है। आपको sin x का रेंज पता है, तो सेम फंक्शन आप बना लीजिए। पूरे एक्सप्रेशन को 2 की पावर में अगर मैं लेता हूं तो क्या आ जाएगा, 2 रेज टू पावर -1 यहाँ, 2 रेज टू पावर sin x यहाँ, 2 रेज टू पावर 1 यहाँ पे, क्या आ गया 1/2 से, ये क्या दे रखा है, ये y के इक्वल है, लेस देन इक्वल टू 2। तो इस फंक्शन की रेंज क्या आ जाएगी, 1/2 से लेके 2 तक। ओके, सो रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी फ्रॉम
1/2 इंक्लूडिंग बोथ। ठीक है, या तो आप ऐसे कर लीजिए, या आप कैसे कर सकते थे, आप डायरेक्टली, आपको पता है कि sin x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, एंड व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ sin x, दैट्स इक्वल टू -1। अगर आप sin x को 1 रखते हैं इस केस में, तो 2 रेज़ टू पावर 1 आपको एक वैल्यू मिली। अगर आप sin x की मिनिमम वैल्यू रखते हैं, तो इस केस में जो वैल्यू मिलेगी आपको फंक्शन की, क्या मिलेगी, 2 रेज़ टू पावर -1, किसके इक्वल होता है, 1/2 के। और जब आप sin x को 1 के इक्वल रखेंगे, तो उस केस में y मिलेगा आपको 2 रेज़ टू पावर 1। ओके, तो यही दोनों वैल्यूज, इसकी फंक्शन की जो रेंज होगी इन दोनों वैल्यूज के बीच में ही होगी। इन दोनों में से 1/2 छोटा है, तो 1/2 पहले, तो बाद में वो इंक्लूडिंग। ओके, आई होप समझ में आया होगा। सिंपल क्वेश्चन था, ओरली हो जाता आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास, ये है y इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर। ये कैसा फंक्शन है, इट्स फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। जैसा कि हमने सम बेसिक फंक्शंस में किया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। आई होप आपको याद होगा। देखते हैं ये क्वेश्चन। देखिए, इसमें आपको दे रखा है s इक्वल टू, ये जो फंक्शन दे रखा है आपको, y इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर, दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। जैसा कि आपको पता ही है कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो होता है, उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0। और अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करता हूं, तो हमेशा 1 से लेस होगी। ठीक है, 1 के इक्वल कभी नहीं होता। इस फंक्शन की रेंज हमको पता है, सॉरी, यहाँ पे क्लोज नहीं आएगा, राइट हैंड साइड में ओपन होता है। इस फंक्शन की हमको रेंज पता है, वी नो द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये फंक्शन हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। ठीक है, अब देखिए, क्वेश्चन में, ओरिजिनल क्वेश्चन में आपके पास क्या है, 5 रेज़ टू पावर दिस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो पूरे में 5 की पावर ले लेते हैं। 5 रेज़ टू पावर फ्रैक्शनल पार्ट इज लेस देन 5 रेज़ टू पावर 1। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर 0। यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, वहां पे इनइक्वालिटी ही रहेगी। देखिए, ठीक है, ये आपका y था। तो फंक्शन की रेंज आप देख सकते हैं, कहां से कहां तक आ गई आपके पास। 5 रेज़ टू पावर 0 कितना होता है, 1। इस फंक्शन की रेंज हो जाएगी 1 से 5, 5 पे ओपन। ओके, सो रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी फ्रॉम 1 टू 5। 5 पे आपका ओपन इंटरवल और 1 पे क्लोज्ड। यही इस फंक्शन की क्या हो जाएगी, रेंज। 5 रेज़ टू पावर 0, अच्छा, इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते थे विदाउट कंस्ट्रक्टिंग द फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0। 0 इंक्लूडेड होता है, तो अगर आप यहाँ पे 0 रखते हैं, x इक्वल टू 0 पे फ्रैक्शनल पार्ट भी 0 होता है, तो फंक्शन की वैल्यू आती है 5 रेज़ टू पावर 0, दैट्स इक्वल टू 1। अगर आप यहाँ पे x फ्रैक्शनल पार्ट की मैक्सिमम वैल्यू रखते, जो कि 1 के इक्वल कभी नहीं हो सकती, तो इसको एज्यूम कर लेते कि 1 के क्लोज है, तो जो आपके पास वैल्यू आती 5 रेज़ टू पावर 1 आती, क्या आता, 5। क्योंकि यहाँ पे 1 इंक्लूडेड नहीं था, तो ये जो वैल्यू आई, आप इसको ओपन इंटरवल में लिखते, तब भी आपका आंसर सेम आता। आप ऐसे भी कर सकते थे डायरेक्टली विदाउट मेकिंग द फंक्शन। ओके, आई होप समझ में आया होगा आपको। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें आपको दे रखा है y इक्वल टू हाफ रेज टू पावर 2 साइन एक्स प्लस 3। ये फंक्शन दे रखा है। इसमें देखते हैं, ये भी सिंपल है, जैसा कि हमने 5 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर साइन एक्स में करा था, सेम हम इसके साथ भी कर सकते हैं। फंक्शन था आपका हाफ रेज़ टू पावर 2 साइन एक्स प्लस 3। इधर ही कर देता हूं मैं। देखिए, इसमें आपको पता है कि साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1, और साइन एक्स फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1। -1, अगर आप इस फंक्शन में +1 रखते हैं, तो y क्या आ रहा है आपको, y आपका क्या आ रहा है, y आपका क्या आ रहा है, हाफ रेज टू पावर 2 इंटू 1 प्लस 3, क्या आ जाएगा, 5। अगर आप साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू जब रखते हैं, x इक्वल
अगर आप साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू रखते हैं दैट इज इक्वल टू -1, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? हाफ रेज टू पावर 2 इंटू -1 प्लस 3। इस केस में क्या आ रहा है आपका? हाफ रेज टू पावर, आप देख सकते हैं 1। ओके, और इस केस में फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? हाफ रेज टू पावर 5। इन दोनों वैल्यूज में से जब भी आपका अगर कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है आपके पास, या जब भी आपका बेस 0 और 1 के बीच में होता है, तो x की आप जितनी भी ज्यादा पावर करें उतना कम होता जाता है, वैल्यू उतनी कम आती है। जैसे कि 1/2 की अगर मैं बात करता हूँ, 1/2 रेज टू पावर 2 कितना आ रहा है? 1/4। 1/2 रेज टू पावर 4 अगर आप करते हैं कितना आएगा? 1/16। 1/4 की वैल्यू अगर मैं पॉइंट में लिख दूं प्रॉपर, तो होती है 0.25। ओके, और इसको अगर आप लिखेंगे 1/16, तो ये इससे कम है। ठीक है, अगर आप x जब भी आपका 0 से 1 के बीच में होता है, तो जितनी ज्यादा आप पावर करेंगे उतनी वैल्यू कम हो जाती है फंक्शन की। रेज टू पावर 2 साइन एक्स प्लस 3। ठीक है, देखिए इसका रेंज निकालने के लिए आप दो मेथड से कर सकते हैं। या तो आप ये फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर लीजिए, देखिए इसमें पावर जो है आपका वेरिएबल है, बेस कांस्टेंट है, या मैं बोलूं कि एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और साइन एक्स की रेंज आपको पता है, साइन एक्स लाइज बिटवीन -1 एंड 1। क्वेश्चन में आपको जो पावर दे रखी है उसमें 2 साइन एक्स है, तो 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं थ्रू आउट इक्वेशन में, क्या आ जाएगा? 2 साइन एक्स आपका -2 और 2 के बीच में लाई करेगा। इसमें +3 है, 3 ऐड कर दीजिए। 2 साइन एक्स प्लस 3 आपका 1 से 5 के बीच में लाई करेगा, और क्वेश्चन में हाफ रेज टू पावर दिस है। तो अगर आप इसको हाफ रेज टू पावर दिस करेंगे, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। क्यों होगा? देखिए ये जो फंक्शन है, जब भी आपका x 0 से 1 के बीच में लाई करता है, इस केस में आप x की जितनी ज्यादा पावर करते हैं उतना नंबर छोटा हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 0 से 1 के बीच में x आपने ले लिया हाफ। देखिए हाफ रेज टू पावर 1 कितना होता है? हाफ। 0.5 के इक्वल लिख देता हूं मैं। हाफ रेज टू पावर 2 कितना आएगा? 1/4। किसके इक्वल होता है? 0.25। आप देख सकते हैं हाफ रेज टू पावर 1 इज ग्रेटर देन हाफ रेज टू पावर 1 इज ग्रेटर देन हाफ रेज टू पावर 2। ओके, तो वो जो क्वेश्चन था, ये देखिए ये जो इनइक्वालिटी है, अगर पूरे को मैं हाफ की पावर में ले लेता हूं थ्रू आउट, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको सेपरेटली कर लेते हैं। देखिए आपके पास ये आया था 1, 2 साइन एक्स प्लस 3 था शायद, लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, मैंने बोला कि अगर अगर आप थ्रू आउट हाफ रेज टू पावर कर दें, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब देखिए इनइक्वालिटी का साइन चेंज करने की जगह मैं क्या करता हूं, ये जो एंड पॉइंट्स पे जो नंबर्स है ना, इनको इंटरचेंज कर देता हूं। बाकी आपका इनइक्वालिटी का साइन सेम रखते हैं। इससे होगा क्या? कैलकुलेशन मिस्टेक से आप बच जाएंगे, और दो स्टेप में होगा, एक स्टेप में खत्म हो जाएगा। देखिए हाफ रेज टू पावर 2 साइन एक्स प्लस 3, यहाँ पे मैं क्या करूंगा? लेस देन इक्वल टू 1/1। 1/1, ये 1 जो आया इधर आ जाएगा। ये 5 जो है, सॉरी ये हाफ रेज टू पावर यहाँ पे 1 हो जाएगा, और इधर क्या आएगा? हाफ रेज टू पावर, ये जो पावर है 5। ओके, ये आपका फंक्शन दे रखा था y, ये कहां से कहां, ये आप देख सकते हैं 1/2 रेज टू पावर 5 से 1/2 के बीच में लाई कर रहा है। दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। 1/2 रेज टू पावर 5 टू 1/2, यही इस फंक्शन की क्या हो जाएगी? रेंज। अच्छा, ऐसे ना करके आप डायरेक्टली भी कर सकते थे। आपको पता है साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? +1। ठीक है, जब आप फंक्शन में +1 वैल्यू रखेंगे, तो फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? हाफ रेज टू पावर 2 इंटू 1 प्लस 3। कितना आ रहा है? हाफ रेज टू पावर 5। ठीक है, अगर आप फंक्शन में साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू रखते हैं, तब फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है?
व्हेन साइन एक्स इक्वल टू -1, एक मिनट थोड़ा सा क्लोज हो गया, इसको सेपरेटली लिख लेते हैं। यहाँ पे y था, व्हेन साइन एक्स इक्वल टू -1, तब फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ रेज टू पावर 2 इंटू -1 + 3, कितना आ रहा है, हाफ। अब जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, जब भी आपका बेस जो है 0 और 1 के बीच में लाई करता है, बेस आपका 0 और 1 के बीच में लाई करता है, तो बेस की जितनी ज्यादा पावर आप फाइंड करते हैं, उतना छोटा हो जाता है नंबर उतना छोटा आ जाता है, ठीक है। बेस रेज टू पावर n, ये बड़ा होगा किससे, अगर आप इसी बेस को n+1 पावर पे रेज कर दें, ठीक है। तो इस केस में डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो इसकी आप देख सकते हैं 1/2 रेज टू पावर 5 और 1/2 के बीच में ये वाला छोटा है, 1/2 बड़ा है, तो इस फंक्शन की रेंज क्या आ जाएगी, यहां से भी 1/2 रेज टू पावर 5 से 1/2 के बीच में। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको दे रखा है वो ये है, लॉग ऑफ 2 sin x + 12 टू द बेस 10। हमको इस फंक्शन का क्या निकालना है, रेंज। देखिए, इसमें भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम करूंगा मैं, जैसा हमने इसमें करा था। अगर मैं sin x की मैक्सिमम वैल्यू रखता हूं +1, ठीक है, तो ये अंदर वाला जो फंक्शन है, या आप कहें कि इस फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 2 + 12 log ऑफ 14 टू द बेस 10। अगर आप sin x की मिनिमम वैल्यू रखते हैं -1, तो इस फंक्शन की क्या वैल्यू आ रही है आपके पास, log ऑफ 10 टू द बेस 10, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। और जैसा कि आपको पता है, log में जब भी बेस आपका 1 से ग्रेटर होता है, तो ये क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन। सम बेसिक फंक्शंस में मैंने बताया था, अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये वैल्यू बड़ी होगी, log 14 टू द बेस 10 विल बी ग्रेटर देन log 10 टू द बेस 10 विच इज 1। तो इस फंक्शन की रेंज क्या आ जाएगी आपके पास, रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी फ्रॉम 1 टू log 14 टू द बेस 10, बोथ इंक्लूडेड। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, इसमें भी आप log के अंदर जो ये जो वैल्यू है, इसको कंस्ट्रक्ट करके, जैसे कि इस केस में आपने करा, साइन एक्स की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करता है, 2 sin x फिर 12 करेंगे, आएगा यही, ठीक है। तो वैसे आप कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर एग्जाम में आए तो आप डायरेक्टली ऐसे ही करिएगा, ये आपका विदाउट पेन एंड पेपर हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास, दैट इज दिस, फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन log ऑफ x² + 1 टू द बेस 10। देखिए, ये जो x² + 1 अंदर वाला जो फंक्शन है, इसके बारे में हमें पता है, एक्स स्क्वायर क्या होता है, हमेशा नॉन नेगेटिव। एक्स स्क्वायर हमेशा 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, तो यहां से x² + 1 क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, अब देखिए, अगर मैं ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, दोनों साइड आप ले लीजिए log टू द बेस 10, log टू द बेस 10 x² + 1, यहाँ पे क्या करेंगे, log टू द बेस 10 1, ठीक है। आप देख सकते हैं ये जो फंक्शन, ये आपका फंक्शन है y ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, देखिए, log ऑफ 1 टू द बेस 10, 10 को मैं किस पावर पे रेज करूं, आंसर मेरा 1 आ जाए। 10 मस्ट बी रेज टू व्हाट पावर टू गेट 1, तो 10 रेज टू पावर 0 करने पे मुझे क्या आ रहा है, 1 मिल रहा है, तो दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यही इस फंक्शन की रेंज हो जाएगी, ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेईटी पॉइंट। हम सब रेंज पे क्वेश्चंस कर रहे थे। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन। इसमें आपको दे रखा है, फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन। अच्छा, इन फंक्शंस का रेंज निकालने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। देखिए,
टेंथ क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा अर्थमेटिक मीन वाला, सॉरी, सीक्वेंस सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा आपने चैप्टर एक। उसमें उसमें एक टर्म होता है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन किसके इक्वल होता है? मान लीजिए दो नंबर्स हैं आपके पास 2 और 4, तो इन दोनों का अर्थमेटिक मीन क्या होगा? 2 प्लस 4/2 कितना आया? 3। ऐसे ही एक टर्म होता है ज्योमेट्रिक मीन। अगर मान लीजिए दो नंबर्स आपके पास, दो नंबर्स हैं 2 एंड 4 मान लीजिए, तो इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? 2 इंटू 4 कर दीजिए, ठीक है, और 1 बाय कितने नंबर्स हैं? दो, तो रेस टू पावर 1/2। ये क्या आ जाएगा? इन दोनों नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन। और एक इनइक्वालिटी होती है आपके पास, दैट अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, इक्वालिटी कब होल्ड करती है? जब दोनों के दोनों नंबर्स सेम हो। जैसे कि ये 2 एंड 4 यहाँ पे डिफरेंट है, इस केस में क्या होगा आपका अर्थमेटिक मीन जो होगा, ज्योमेट्रिक मीन से आप लिखेंगे अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके, ये इनइक्वालिटी यूज करते हैं जो आपको क्वेश्चन दे रखा है इसमें। देखिए, अगर मैं मान लेता हूं ये जो नंबर है आपका, ये जो नंबर है 4 टी के इक्वल मान लेता हूं, या पहले ये करते हैं। देखिए, मान लीजिए आपको रेंज निकालना है किसका? 2 एक्स प्लस 2 - x। इस फंक्शन का आपको रेंज निकालना है, ठीक है। अब मैं 2 एक्स को मान लेता हूं टी, ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये जो है आपका 1/t के इक्वल आ जाएगा। देखिए, इसमें मैं ये इनइक्वालिटी यूज करता हूँ, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ये इनइक्वालिटी अगर इसमें यूज करते हैं, आप देख सकते हैं दोनों के दोनों नंबर्स डिफरेंट है तो इक्वल टू नहीं होगा। इक्वल टू हटा देते हैं, सॉरी। अगर मैं अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इसके लिए यूज करता हूं, तो देखिए क्या आएगा। पहला नंबर कौन सा है मेरा? टी। दूसरा नंबर कौन सा है? 1/t। इन दोनों नंबर्स का अर्थमेटिक मीन देखते हैं। इन दोनों के नंबर्स का अर्थमेटिक मीन की अगर मैं बात करता हूं, तो t प्लस 1/t²। ज्योमेट्रिक मीन देखते हैं इन दोनों नंबर्स का। अगर मैं इन दोनों नंबर्स के ज्योमेट्रिक मीन की बात करता हूं, तो इन दोनों नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा और रेस टू पावर 1 बाय जितने नंबर्स हैं वो नीचे लिख दूंगा, t इंटू 1/t। ठीक है, रेस टू पावर 1 बाय कितने नंबर्स थे? दो, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन कितना आ गया? 1। अर्थमेटिक मीन कितना आ गया? t प्लस 1/2। क्योंकि दोनों के दोनों नंबर्स ये t और 1/t सेम नहीं है, एक्सेप्ट व्हेन t इक्वल टू 1 दे विल बी सेम, एंड t इक्वल टू -1 के लिए सेम होंगे। तो इन दोनों वैल्यूज को छोड़ के इन जनरल ये दोनों नंबर सेम नहीं होंगे, तो मैं इक्वल टू नहीं ले रहा। अब लगा लीजिए इनइक्वालिटी, तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास? t प्लस 1/t मस्ट बी ग्रेटर देन this/2 मस्ट बी ग्रेटर देन 1। यहां से क्या आ गया? t प्लस 1/t मस्ट बी ग्रेटर देन 2। यही आपके इस फंक्शन की रेंज आ गई। तो आप कह सकते हैं कि y इज ग्रेटर देन। सिंपल। अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, आपका जो क्वेश्चन था उसमें दे रखा है जेड का फर्स्ट पार्ट। देखते हैं। देखिए, इसमें आपको इसमें आपको फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू 4 रेज टू पावर x प्लस 4/4 रेज टू पावर x। इसमें इनइक्वालिटी यूज करते हैं अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। इफ आई यूज दिस इनइक्वालिटी, ये सीक्वेंस सीरीज का एक चैप्टर है जो आप कुछ दिनों में पढ़ने वाले हैं, 11th क्लास में है, तो उसमें ये सब अच्छे से डील करेंगे। ये जो इनइक्वालिटी है इस पे बेस क्वेश्चंस आते हैं जेई में। अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, सीक्वेंस सीरीज चैप्टर है, उसमें हम करेंगे ये सब। देखिए, अब इसमें यूज करते हैं। पहला नंबर कौन सा है इसमें? 4 रेज टू पावर x। दूसरा नंबर कौन सा है? 4/4 रेज टू पावर x। अब इन दोनों नंबर्स का अर्थमेटिक मीन क्या होगा? this/2। ये किसके ग्रेटर होगा? इन दोनों नंबर्स के ज्योमेट्रिक मीन से। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं? इन दोनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और रेज टू पावर 1 बाय जितने नंबर्स है उतने लिख दीजिए। यहाँ पे कितने नंबर्स हैं? दो, यहाँ पे लिख दिया मैंने 2। ये कट जाएगा। यहाँ से 4 रेज टू पावर 1/2 कितना होता है? 2। 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 लिख सकता हूं मैं। देखिए,
4 प्लस 4/4 बाई 2 इज ग्रेटर देन 2। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास? 4 प्लस 4 प्लस 4/4 इज ग्रेटर देन 4। यही आपका क्या था? फंक्शन। तो आप कह सकते हैं y इज ग्रेटर देन 4। तो आपकी रेंज क्या आ जाएगी? 4 टू इंफिनिटी। इस केस में रेंज क्या आई आपकी? 4 टू इंफिनिटी, 4 पे ओपन ओपन ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि ये दोनों नंबर सेम नहीं है, इस वजह से। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जेड का, जो सेकंड पार्ट है, देखिए ये जो इसमें पेयर्स में ले लीजिए इसको। ये जो नंबर है 2 रेज टू पावर एक्स प्लस 2 रेज टू पावर माइनस एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ t+1/t। ठीक है, और नेक्स्ट जो नंबर है इसको भी मैं देख सकता हूँ, इसको मान लीजिए z+1/z। अगर मैं इसका अर्थमेटिक मीन करता हूँ, दिस प्लस, आई थिंक 6 था, यही था आपके पास फंक्शन। देखिए, अगर मैं इसको ले लूं, इसको मान लेता हूं t, तो ये क्या आ जाएगा आपका 1/t। आपने देखा था t और 1/t का, अर्थमेटिक मीन क्या होगा? 10। और ये किससे ग्रेटर होगा? इन दोनों के ज्योमेट्रिक मीन से। 1/2, तो यहां से क्या आ गया? t+1/t ग्रेटर देन 2, ये आ गया। सिमिलरली ये जो 6 रेज टू पावर एक्स प्लस 6 रेज टू पावर माइनस एक्स है, ये भी क्या आएगा आपका? ग्रेटर देन 2। ये भी आ जाएगा आपका ग्रेटर देन 2, ये भी आ गया आपका ग्रेटर देन 2। तो पूरे फंक्शन को अगर आप दोनों को ऐड कर दें, तो y जो है आपका ग्रेटर देन 4 आ जाए। आई होप आपको समझ में आया होगा। We'll do next topic in the next class. Till then, thanks for watching. Have a nice day.